नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज अपन केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और उस टॉपिक का नाम है पॉलीमर या बहुलक। देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस यूनिट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, देखो दो तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि यहाँ से आ जाए, तो लगभग 1 2 3 क्वेश्चन तक आने की एक अच्छी संभावना रहती है। और ये जो यूनिट है बहुत सिंपल है, फोकट के नंबर यहाँ से मिलने की संभावना रहती है। थोड़ा सा इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, तब इसमें यहाँ से लगभग 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही आपके सही होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले पॉलीमर शब्द, जनरल इंट्रोडक्शन में देखें कि ये पॉलीमर शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉली का मतलब अनेक, और एक होता है मर मतलब इकाइयाँ। तो ऐसे यौगिक होते हैं पॉलीमर जो क्या होते हैं, अनेक इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। एक अलग इकाइयों के बहुलीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। जो मोनोमर होती है वो दोनों आपस में मोनोमर क्रिया करके एक यौगिक बनाती है, बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाती है और उसको कहते हैं बहुलक कहते हैं। महत्वपूर्ण बहुलक, कुछ इंपॉर्टेंट बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं, और उनकी मोनोमर इकाइयाँ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो जहाँ से क्वेश्चन बना है मैं वही करवा रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ करवाना भी नहीं है। तो सबसे पहले है पॉलीथीन, पॉलीएथीन। ये एथिलीन के बहुलीकरण से बनती है। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये एथिलीन होता है। इसका बहुलीकरण करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये इसके N अणु लेंगे, किसके, एथिलीन के N अणु। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ये जो बनेगा उसको पॉलीथीन कहते हैं। कैसे अभिक्रिया होती है, देखो NCH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो ये वाली अभिक्रिया लिखी हुई है। तो ये अब आगे ऐसी बहुत सारी श्रृंखलाएँ जुड़ेगी तब जाके पॉलीथीन बनता है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर भी श्रृंखला जुड़ी हुई रहेगी, इधर भी जुड़ी रहेगी, और कोष्टक बंद करके N लगा दो। तो ये जो आपके बनता है वो क्या है, पॉलीथीन है। ठीक है, तो ये पॉलीथीन 21 प्रकार का बहुलक है। दोनों एकलिक इकाइयाँ एक जैसी है, इसलिए ये कौन सा बहुलक होता है, पॉलीथीन एक सम बहुलक है। सम बहुलक का मतलब दोनों इकाइयाँ कैसी है, एक जैसी है, ये सम बहुलक है। और युगात्मक बहुलक भी होता है और सम बहुलक होता है। दूसरा आता है पॉलीप्रोपिलीन। प्रोपिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोपिलीन है। अब इसके N अणु लेंगे तब पॉली हो जाएगा, बहुत सारे अणु आपस में जोड़ेंगे तब पॉलीप्रोपिलीन बनता है। फिर आता है स्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C6H5, इसको कहते हैं स्टाइरिन। और ये आगे क्रिया करके जो बन जाएगा वो बनेगा पॉलीस्टाइरिन बन जाएगा। फिर पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC जो ये आपके पाइप वगैरह होते हैं उसका जो बना होता है वो PVC का बना होता है। वाइनिल क्लोराइड कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये जो बनेगा वो वाइनिल क्लोराइड बनता है। तो ये एक युगात्मक बहुलक है सारे, जिसमें 2 से अधिक मोनोमर इकाइयाँ आपस में क्रिया करके एक लंबी श्रृंखला युक्त पॉलीमर का निर्माण करती है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN, ये एक्रिलोनाइट्राइल का बना होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, ये एक्रिलोनाइट्राइल, इसके N अणु आपस में क्रिया करके पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनाते हैं। नाइलॉन 6, इसको जिसको परलॉन भी कहा जाता है, यह भी एक कैसा बहुलक होता है। अब इसके अंदर ये जो नाइलॉन 6 होता है उसकी मोनोमर होती है वो कैप्रोलैक्टम से बनी हुई होती है। ये NHCC2CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड हो, इसको कहते हैं, ये कैप्रोलैक्टम है। और इसकी बहुत सारी आपस में इकाइयाँ जुड़ के क्या बनाती है, नाइलॉन 6 बनाती है। पॉलीब्यूटाडाइइन 13-ब्यूटाडाइइन से क्रिया करके आपस में N अणु जुड़ेंगे और पॉलीब्यूटाडाइइन बनाते हैं। टेफ्लॉन एक बहुलक होता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन जिसको कहते हैं, टेट्राफ्लोरोएथिलीन CF2 डबल बॉन्ड CF2, न चिपकने वाले जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। फिर आता है टेरिलीन या डेक्रोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ये एथिलीन ग्लाइकोल CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2,
ये OH और ये H, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। इसके ऊपर टरथैलिक अम्ल की क्रिया करवाई जाती है। तो ये टरथैलिक अम्ल होता है, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल की जब भी क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, टेरिलिन या डेक्रोन बनता है। फिर आता है ग्लिप्टल या एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल की क्रिया द्वारा क्या बनता है, ग्लिप्टिल बनता है। तो ये अरे रटने वाली चीज़ें हैं, थोड़ी समझने वाली कम और रटने वाली चीज़ें हैं। तो इन रटने वाली चीज़ों को आप रट लेते हो तो एक क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाता है। जो पिछले इस जो 4-5 मिनट का वीडियो बनाया उसके अंदर मैंने जो 1 लाख पॉलीमर बताए हैं और इसके अंदर जो इसकी मोनोमर इकाइयाँ हैं वो आपको याद रखनी है। फिर बहुलकों का वर्गीकरण। देखो बहुलकों का वर्गीकरण आता है, स्रोत के आधार पर बहुलक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ से ये प्राप्त होते हैं उसके आधार पर ये बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बहुलक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं, जैसे कपास है, सिल्क है, ऊन है, रबड़ है, सेलुलोज है, ये सारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। फिर आता है संश्लेषित सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। जैसे ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन की एक इकाई क्या होती है, एथिलीन थी, बहुत सारी एथिलीन इकाइयाँ जुड़ के पॉलीथीन बनाती है। नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड ये होता है, पॉलिएस्टर होता है, ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। फिर आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं वो एक प्रकार के कौन से बहुलक होते हैं, संश्लेषित बहुलक होते हैं, नहीं प्राकृतिक होते हैं। अब उसके रासायनिक विधियों द्वारा उनको क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। जैसे गन कॉटन, सेलुलोज का नाइट्रोसेलुलोज भी उत्पन्न होता है। वल्कनीकृत रबड़ इसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है वल्कनीकरण करने के लिए। सेलुलोज डाइएसिटेट, सेलोफिन लेदर की जो लेदर वगैरह होते हैं वो कौन से होते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं। फिर एकलकों के आधार पर वर्गीकरण, मोनोमर के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सम बहुलक मतलब एक ही प्रकार की एकलिक इकाइयाँ हो, जैसे पॉलीथीन, अब इसमें एक ही प्रकार की थी, कौन सी थी, ये एथिलीन थी। पीवीसी इसके अंदर वाइनिल क्लोराइड थी, दोनों इकाइयाँ एक जैसी थी। पॉलीस्टाइरीन तो इसके अंदर स्टाइरीन था। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल तो इसके अंदर एक्रिलोनाइट्राइल था। तो इसके जो सम बहुलक होते हैं उसके अंदर जो मोनोमर होती है वो एक ही प्रकार की होती है। सह बहुलक अब देखो ये सम बहुलक है तो वो योगज बहुलक भी होंगे और श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी होती है। योगज बहुलक का मतलब 2 अगर एकलक इकाई आपस में, बहुत सारी एकलक इकाई आपस में क्रिया करती है तो सह उत्पाद के रूप में कुछ प्राप्त नहीं होता यहाँ पर। लेकिन सह बहुलक एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है, एक से अधिक प्रकार की अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ। जैसे नाइलॉन 6 तो इसमें हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और उसके साथ एडिपिक अम्ल होता है, तब आपके बनता है क्या बनता है, नाइलॉन 66 बनता है। टेरिलिन या डेक्रोन, अब टेरिलिन और डेक्रोन को मैंने यहाँ बताया था, ये टेरिलिन और डेक्रोन एथिलीन ग्लाइकोल टरथैलिक अम्ल दोनों आपस में क्रिया करके, दोनों अलग अलग प्रकार के, एक ये तब ये कौन सा बहुलक होगा, एक सह बहुलक होता है। कौन सा बहुलक होता है, सह बहुलक होता है और उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। तो सम बहुलक और सह बहुलक, सम का मतलब समान, एकलक इकाइयाँ होगी वो समान होगी। सह बहुलक का मतलब सह मतलब अलग अलग, तो एक से अधिक प्रकार की अलग अलग एकलक इकाइयाँ होती है, नाइलॉन 66 और टेरिलिन डेक्रोन। अब ये संघनन बहुलक होते हैं। संघनन बहुलक का मतलब 2 अलग अलग एकलक इकाइयाँ आपस में क्रिया करेगी और इसमें एक छोटा सा उत्पाद सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जैसे जल का अणु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सह उत्पाद के रूप में निकल सकता है। ये पदवृद्धि बहुलक है। और ये कौन सा बहुलक था, श्रृंखला वृद्धि बहुलक था। फिर बहुलंकन या बहुलीकरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक योगज बहुलक, एक युगात्मक बहुलक। इसमें एक ही प्रकार के असंतृप्त एकलक अणु पुनरावर्त द्वारा योगज बहुलक बनाते हैं। एक ही प्रकार के हैं, जैसे पॉलीथीन बना था, उस पॉलीथीन के अंदर एथिलीन एक ही प्रकार के थे, बहुत सारे एथिलीन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं और वो योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। फिर आता है इनमें सह उत्पाद के रूप में कोई भी छोटा सा अणु प्राप्त नहीं होता है, किसके अंदर, योगात्मक बहुलक के अंदर। अब इसमें से पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा योगात्मक या योगज बहुलक नहीं है।
योगज बहुलक नहीं है। अब योगज है तो उसके अंदर, योगज के अंदर क्या होता है, योगात्मक के अंदर एक ही प्रकार की एकलिक इकाइयाँ होती है, आपस में योग करके बनाती है। अब उसके अंदर एक नाइलॉन, मान लो कि उसके अंदर एक ऑप्शन दिया है नाइलॉन 66, तो नाइलॉन 66 एक योगात्मक बहुलक न होकर कैसा बहुलक होता है, संगनन बहुलक होता है। और ये नाइलॉन 66 बड़ा देखो संगनन बहुलक होता है। फिर यह योगात्मक बहुलक सह उत्पाद के रूप में कुछ नहीं बनता, कोई अणु नहीं बने। पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन एक समबहुलक होता है, योगात्मक बहुलक होता है, जिसमें दो एक जैसी, बहुत सारी एक जैसी मोनोमर आपस में क्रिया करके पॉलीमर बनाते हैं। टेफ्लॉन है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन आपस में क्रिया करके टेफ्लॉन बनाते हैं। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन का लेपन होता है। वॉल्व पैकिंग में भी किसका उपयोग होता है, टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। तो टेफ्लॉन आपको याद रखना है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन नॉन स्टिक बर्तन और वॉल्व पैकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है संघनन बहुलक, अलग अलग असंतृप्त एकलिक इकाइयों के संघनन द्वारा संघनन बहुलक में अलग अलग होगी, दो एक जैसी नहीं होगी, बहुत सारी एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी। अब अलग अलग होती है तो उसको क्या कहते हैं, सहबहुलक भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जो सहबहुलक होते हैं वो संघनन बहुलक भी होते हैं, और जो समबहुलक होते हैं वो योगात्मक बहुलक भी होते हैं। तो योगात्मक होंगे तो वो आपके कौन सा, पद वृद्धि द्वारा, श्रृंखला वृद्धि द्वारा, श्रृंखला वृद्धि द्वारा अभिक्रिया होती है उनकी, और इनकी होती है पद वृद्धि द्वारा बहुलक भी कहते हैं इनको, अभिक्रिया की होती है। फिर ये पॉलिएस्टर है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एडिपिक अम्ल नाइलॉन 66 बनता है। और एथिलीन ग्लाइकोल और टरफेलिक अम्ल से क्या बनता है, पॉलिएस्टर या फिर टेरिलीन या डेक्रॉन बनता है। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। देखो ये प्रकार के आधार पर वर्गीकरणों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर कहता है रैखिक बहुलक, एकलक इकाइयाँ परस्पर सीधी श्रृंखला में जुड़ी हुई रहती है, समस्त श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर जमी हुई रहती है, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है, रैखिक बहुलक कहलाता है। तनन सामर्थ्य अधिक होती है, गलनांक अधिक होता है। पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, हाई डेंसिटी पॉलीएथिन, उच्च घनत्व पॉलीथीन होती है, वो किसके अंदर आती है, रेखित बहुलक आती है। शाखित बहुलक मुख्य श्रृंखला में अनेक पार्श्व श्रृंखला से जुड़ी हुई रहती है, निम्न घनत्व होता है, निम्न तनन सामर्थ्य और निम्न गलनांक। ये बताता है LDEP, LDPE लो डेंसिटी पॉलीएथिन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, ग्लाइकोलोज, एमाइलोपेक्टिन, ये सारे कौन से होते हैं, शाखित बहुलक होती है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। त्रियक बंद जाल बहुलक, त्रियक बंधों द्वारा जुड़कर जालनुमा संरचना बनाते हैं। ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं और दृढ़ होते हैं। वल्कनीकृत रबड़, बेकेलाइट, मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांटा। एक होता है ताप सुनम्य थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, कौन सा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये बहुलक होते हैं, इनको गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये क्या हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर इसको जैसे ही ठंडा करेंगे ये वापस क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। बार बार ये प्रक्रम चल सकता है। गर्म करेंगे ठोस, गर्म करेंगे तो मृदु हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर ठंडा करेंगे फिर वापस हार्ड हो जाएंगे, और फिर वापस बार बार ये प्रक्रम हो सकता है। तो ये कौन से होते हैं, ताप शून्य में थर्मोप्लास्टिक होते हैं। पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएथीन और पॉलीस्टाइरीन, ये जो समबहुलक होते हैं, वो सारे समबहुलक क्या होते हैं, आपके ताप शून्य बहुलक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। अगली बात करें, ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं, ताप दृढ़ होते हैं, बहुलक होते हैं, उनको गर्म करेंगे ये कोमल हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर ठंडा करेंगे फिर कठोर हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, गर्म करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बार बार गर्म करेंगे कठोर बनेगा, फिर ठंडा करेंगे फिर मृदु बनेगा, ऐसा बार बार प्रोसेस नहीं चल सकता, बार बार इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे बैकेलाइट है, मेलामिन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन है, तो ये ताप दृढ़ पूछा है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ध्यान रखना है, दोनों के उदाहरण आपको याद रखने। आणविक बलों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ होते हैं खींच कर लंबा किया जा सकता है, क्योंकि दुर्बल अंतरा आणविक बंधों द्वारा ये जुड़ी हुई रहती है, बल हटाने पर पुनः प्रारंभिक एक स्प्रिंग होता है ना, उस टाइप में ये प्रत्यास्थ होते हैं, खींच कर वापस छोड़ेंगे तो वापस क्या हो जाते हैं, उसी स्थिति में पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। प्राकृतिक रबड़ के साथ सल्फर मिलाने पर
रबर की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है और सल्फर युक्त रबड़ वल्कनीकृत रबड़ कहलाता है। जब रबर के अंदर सल्फर मिलाया जाता है, अब कितना होता है 5% मिलाया जाता है और उस यौगिक का नाम होता है वो SF। सल्फर जो मिलाया जाता है वो SF6 के रूप में मिलाया जाता है। 5% मिलाया जाता है, सल्फर युक्त रबड़ होता है वो वल्कनीकृत रबड़ कहलाता है। ब्यूना S होता है, ब्यूना N होता है, वो प्रत्यास्थ बहुलक होता है। फिर आता है रेसे या धागा। इन बहुलकों में श्रृंखलाएं प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा बंधी हुई रहती है। तनन सामर्थ्य अधिक होती है। गलनांक इनका क्या होता है, बहुत उच्च होता है। पॉलिएस्टर, टेरिलिन, नायलॉन 66, प्राकृतिक रेसे, सिल्क, ऊन आदि ये सारे क्या होते हैं, रेशों के रूप में काम में लिए जाते हैं, रेशों के रूप में। फिर आता है रबड़, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ एक पादप है, हैविया ब्रेसिलियोसेंसिस, गट्टा परछा पादप से प्राप्त होता है जो प्रत्यास्थ होता है और अत्यधिक नरम रबड़ होता है। इस पादप का नाम आपको याद रखना है। प्राप्त करने की विधि क्या है कि सबसे पहले जो पादप का तना होता है उसके ऊपर एक ब्लेड से चीरा लगाया जाता है। अब चीरा लगाएंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, लेटेक्स या दूध निकलता है। फिर उसको तनु करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, जल मिलाएंगे, 10 से 20% जब तक मात्रा रबड़ की रह जाती है तब तक ये चलता रहेगा। फिर उसके अंदर एसिटिक अम्ल मिलाएंगे, ये कोलाइडी विलेन के रूप में स्कंदित हो जाता है। छान कर इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेते हैं और अलग किया हुआ जो रबर है वो क्रेप रबर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेप रबर कहलाता है। फिर इसका उपयोग लेने के लिए इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है और ये सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है। और जो अत्यधिक रबड़ प्राप्त होगा वो कैसा होगा, अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है। प्राकृतिक रबड़ में आइसोप्रीन 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन का बहुलक होता है, रेखिक बहुलक होता है। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन का रेखिक बहुलक होता है। ये 2022 में प्रश्न पूछा है कि प्राकृतिक रबर होता है तो वो आइसोप्रीन की इकाइयाँ होती हैं। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन का रेखिक बहुलक होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 के अंदर ये पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर की मोनोमर एकलिक इकाइयाँ क्या होती है, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन होती है। ये आइसोप्रीन है, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। इन दोनों ने ये आपस में अनेक एकलिक इकाइयाँ क्रिया करके आपस में प्राकृतिक रबर, आइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन और ये समपक्ष समावी होता है, सिज आइसोमेरिज्म होता है। उसके बाद में बात करें रबर का वल्कनीकरण, आगे बात करें तो रबर का वल्कनीकरण, प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए उसके अंदर रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। अब रबर का वल्कनीकरण करने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। कितने % सल्फर मिलाएंगे, 5% सल्फर मिलाया जाता है और सल्फर के लिए उसमें SF6, ये SF6 के रूप में मिलाया जाता है और वहाँ पर ये S होता है, वो सल्फर रबर का वल्कनीकरण करने का कार्य करता है। वल्कनीकरण करने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स गुडियर, जिसने वल्कनीकरण किया था, जिसमें रबर के अंदर सल्फर को मिला के वल्कनीकरण किया था, उस वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स गुडियर। रबर का वल्कनीकरण करने के लिए उसमें सल्फर गंधक मिलाया जाता है। कितने % होता है, 5% सल्फर मिलाया जाता है और SF6 है वो सल्फर के रूप में मिलाया जाता है। फिर आता है संश्लेषित रबर, मानव निर्मित रबर होते हैं ये। ब्यूना S ये एक मानव संश्लेषित रबर होता है। ये स्टाइरिन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5, ये स्टाइरिन होता है। इसकी क्रिया किससे करवानी है, 1,3-ब्यूटाडाइईन से करवानी है। तो स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइईन क्रिया करके, अब यह अभिक्रिया किसकी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, याद रखना है। वहाँ पर उत्प्रेरक लिया जाता है अभिक्रिया में, वो उत्प्रेरक होता है, सोडियम के रूप में उत्प्रेरक लिया जाता है। तो ये ब्यूना S होता है, स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइईन दोनों का पॉलीमर होता है। ब्यूना N एक्रिलोनाइट्राइल में एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN, ये होता है एक्रिलोनाइट्राइल और 1,3-ब्यूटाडाइईन दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, ब्यूना N स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइईन, ब्यूना N एक्रिलोनाइट्राइल और 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये दोनों आपस में क्रिया करके ये बनाते हैं। अगला आता है पॉलीआइसोब्यूटाइलिन PIB। पॉलीआइसोब्यूटाइलिन के बहुलीकरण से, आइसोब्यूटाइलिन के बहुलीकरण से बनता है। तो ये आइसोब्यूटाइलिन होता है, CH डबल बॉन्ड CH3 CH आइसोब्यूटाइलिन। इसके N अणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, PIB पॉलीआइसोब्यूटाइलिन बनाते हैं।
एकमात्रक बहुलक होता है जो लंबे समय तक हवा को पकड़े हुए रहता है। अब लंबे समय तक हवा को पकड़े हुए रहेगा तो टायर और बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? PIB का, पॉली आइसोब्यूटाइलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? लंबे समय तक हवा को पकड़े रहने के लिए जो पदार्थ होते हैं उनको, जैसे टायर है, टायर के अंदर वाली जो सतह होती है, बास्केटबॉल के अंदर वाली जो सतह होती है, उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस PIB का उपयोग किया जाता है। पॉली आइसोब्यूटाइलिन एकमात्र बहुलक है जो हवा के लिए क्या होता है? अभेद्य होता है। अधिक देर तक हवा को क्या करता है? उसको हवा को पकड़े हुए रखता है, इसलिए। फिर महत्वपूर्ण अन्य बहुलक होते हैं। पॉलीथीन, ये बता चुका हूँ, एक बार वापस बता रहा हूँ कि पॉलीथीन के अंदर एथिन का समबहुलक होता है। ये योगात्मक बहुलक भी होता है। जब दोनों बहुलक आपस में क्रिया करेंगे, यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में कुछ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको योगात्मक बहुलक कहते हैं। और ये कौन सा बहुलक होता है? बहुलीकरण से प्राप्त होता है, और ये आपके समबहुलक होता है। पॉलीथीन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। हाई डेंसिटी मतलब उच्च घनत्व पॉलीथीन। मुक्त मूलक युगात्मक क्रियाविधि द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कम घनत्व वाली पॉलीथीन है उसको किस क्रियाविधि द्वारा बनाया जाता है? तो मुक्त मूलक युगात्मक क्रियाविधि द्वारा इसको बनाया जाता है। LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथीन, LDPE ये लिखा हुआ है, बनाई जाती है। ठीक है। फिर उपयोग इसका कहाँ किया जाता है? पैकिंग के अंदर किया जाता है, बोतल के निर्माण में किया जाता है। और आगे बात करें उच्च घनत्व पॉलीएथीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन गलनांक होता है 144 से लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक लिया जाता है वो जिगलर नाटा उत्प्रेरक लिया जाता है। देखो दोनों में पूछा जाता है कि कम घनत्व वाली पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, और ये वाली होती है वो कौन सी होती है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह विक्रिया संपन्न होती है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सूत्र होता है CH3 का होल 3Al और TiCl4, ये होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह विक्रिया करवाई जाती है। कौन सी? तो आपको ये दोनों याद रखनी है कि कम घनत्व वाली पॉलीथीन है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है और इसका उपयोग पैकिंग में और बोतल निर्माण में किया जाता है। और हाई घनत्व वाली पॉलीथीन है, वहाँ पर एक उत्प्रेरक उपयोग में किया जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, CH3 का होल 3Al TiCl4। फिर आता है वाइनिल क्लोराइड, PVC। अब पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC होता है, जो पाइप वगैरह बने होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से होता है। तो ये योगात्मक बहुलकीकरण और समबहुलक होता है, दोनों एक जैसे बहुलक इकाइयाँ होती हैं। फिर आता है पॉलीएस्टर, टेरिलीन, डेक्रोन, एथिलीन ग्लाइकोल। सूत्र होता है CH2, ये CH2, ये OH और ये OH, ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल। और टरथेलिक अम्ल, इन दोनों के बहुलीकरण से क्या बनता है? PET बनता है, पॉलीएस्टर बनता है एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल। फिर आता है नाइलॉन 6, ये पॉलीएमाइड होता है, इसकी एकलक इकाई होती है वो कैप्रोलैक्टम होती है, जो ऊपर बता चुका हूँ। फिर आता है नाइलॉन 66 पॉलीएमाइड होता है, ये द्रव बहुलक होता है, इसकी एकलक इकाइयाँ होती है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और उसके साथ होता है ये एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल दोनों आपस में क्रिया करके, तो ये कौन सा एक बहुलक होता है? सह बहुलक होता है। कौन? नाइलॉन 66 एक सह बहुलक होता है, और सह बहुलक के साथ साथ ये क्या होता है? योगज नहीं, संगनन बहुलक होता है। कौन सा बहुलक होता है? संगनन बहुलक होता है, दोनों अलग अलग है, संगनन बहुलक होता है। फिर आता है बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संगनन से प्राप्त होता है। ताप दृढ़ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, थर्मोप्लास्टिक या ताप दृढ़ बहुलक होता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संगनन से बनता है बैकेलाइट बनता है। स्विच, बर्तनों के हैंडल, बिजली रोधी उपकरण व खिलौने आदि बनाने के लिए इस बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। फिर आता है टेफ्लॉन एक नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। न चिपकने वाले पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE होता है, एकलक इकाइयाँ टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये नॉन स्टिक क्रॉकरी होती है उसको, और स्नेह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वोल्व पैकिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे बात करें जैव बहुलक।
प्राकृतिक बहुलक जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, वो जैव बहुलक कहलाते हैं। उसके बाद जैव निम्नीकृत बहुलक, इनका जीवाणुओं द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विघटन संभव होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार अगली बार यहाँ से क्वेश्चन बनने की अच्छी संभावना रहती है। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट PHBV जिसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट, ये नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 ये भी एक कैसा होता है, जैव निम्नीकृत दूसरा बहुलक होता है। ये ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक अम्ल का एकलक मोनोमर बहुलक होता है। ये मोनोमर ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक अम्ल किसका, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 की एकलक इकाइयाँ होती है ग्लाइसिन, किसकी, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 की मोनोमर होती है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक अम्ल। इसको लिख लेना, याद कर लेना। फिर आता है अब ये किसकी, PHBV की मोनोमर होती है हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। इस PHBV की क्या होती है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, और ये होती है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल PHBV की मोनोमर होती है। फिर आता है अजैव, देखो ये दोनों याद रखना है, PHBV और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 दोनों की एकलक इकाइयों को ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। अजैव निम्नीकृत, इनका जैव संश्लेषित बहुलक जिनका जैव अपघटन जीवाणुओं द्वारा संभव नहीं होता है, जिसको पॉलीएथिलीन कहलाते हैं, PVC बैकेलाइट होता है। ये सारे कौन से होते हैं, अजैव निम्नीकृत होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट, ये एक सबहुलक होता है। सबहुलक का मतलब दोनों मोनोमर होती है, वो दोनों अलग अलग होती है। ये एक जैव निम्नीकृत बहुलक होती है और इसकी एकलक इकाइयाँ होती है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर इंपॉर्टेंट है। PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट PHBV सबहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक, एकलक इकाइयाँ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, दोनों याद रखनी है। फिर आता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये भी एक प्रकार का क्या है, जैव निम्नीकृत बहुलक होता है। कौन सा बहुलक होता है, जैव निम्नीकृत होता है। पॉलीएमाइड है, जैव निम्नीकृत बहुलक है। इसकी एकलक इकाई होती है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक अम्ल। आपको कोई इसकी संरचना ध्यान नहीं रखनी है, आपको ओनली नाम याद होने चाहिए कि कौन से पॉलीमर की कौन सी मोनोमर है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है और 100% पूछा भी जाता है। फिर देखो एक शॉर्ट में मैंने इसको सॉर्ट करने की कोशिश, यहाँ से इसको सॉर्ट करने की कोशिश की, कौन कौन से होते हैं, वो योगज बहुलक होते हैं। अब जो योगज बहुलक होते हैं वो समबहुलक भी होते हैं। कौन से बहुलक होते हैं, समबहुलक भी होते हैं और श्रृंखलावृद्धि बहुलक भी होते हैं। पॉलीथीन दो प्रकार की, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, तेलीय सीलों को बनाने में और गैस्केटों को बनाने के लिए अंदर टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बनता है नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने के लिए। इसका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये भी कौन सा बहुलक होता है, योगज बहुलक होता है, श्रृंखलावृद्धि बहुलक होता है और समबहुलक होता है। उसके बाद संगणन बहुलक के अंदर बात करें, पदवृद्धि बहुलक की बात करें और सहबहुलक की बात करें। कौन सा, सहबहुलक की बात करें तो ये होता है, यहाँ पर है टेरिलीन PET पॉलिएस्टर, टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल। इन दोनों के मोनोमर इकाइयों के जुड़ने से क्या बनता है, टेरिलीन बनता है। और यहाँ पर एक उत्प्रेरक लिया जाता है जिंक एसीटेट डाइऑक्साइड, जिंक एसिडेट। फिर आगे बात करें तो नाइलॉन 6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल, नाइलॉन 66 बनता है। नाइलॉन 6 होता है वो कैप्रोलैक्टम से बनता है, नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है। फिर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से बनता है, बैकेलाइट बनता है। मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड बहुलक होता है, न टूटने वाली क्रॉकरी को बनाने में किया जाता है।
अब अगली अगर मैं बात करूं कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न बनता है। आपको कोई भी पॉलीमर दिया जा सकता है। कैसे बनता है, कोई भी पॉलीमर दे देंगे, इसकी आपको मोनोमर पूछी जाती है कि मोनोमर क्या है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, लगभग 1, 2 और 3, इन 3 प्रश्न तक पूछने की देखो यहाँ से ये एक प्रश्न तो 100% एक क्वेश्चन आएगा, उसके साथ 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो 1 से लेकर 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पॉलीमर की मोनोमर आपको ध्यान रखनी है। फिर जो पॉलीमर के टाइप्स दिए हुए हैं, ताप के आधार पर है, स्रोत के आधार पर है, उनमें ध्यान रखना है। फिर ऐसे पूछा जाएगा कि फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सहबहुलक है, कौन सा समबहुलक है। तो इस तरह से 2-3 अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जो मेरे नोट्स की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, 2 पीडीएफ है, दोनों को बिल्कुल सॉर्ट करके डाला हुआ है और 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि जो भी इस यूनिट से प्रश्न बनेगा वो मेरे नोट्स की पीडीएफ में से ही निकल जाएगा। इतनी आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे। मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको एग्ज़ाम के अंदर 30+ क्वेश्चन दिलाने की कोशिश करूंगा और मैं 100% प्रयास करूंगा कि आपको इतने एग्ज़ाम में प्रश्न मिले और वही मैं करूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।